नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के द हिंदू एनालिसिस में। आज है 9 जुलाई 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं अपने एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। तो आज है संडे और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे के को एडिटोरियल्स नहीं होते, तो उस दिन हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूज होते हैं, चाहे साइंस टेक से संबंधित हो या फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन या फिर आपके मौलिक अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं उससे संबंधित हो या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित न्यूज हो, हम उसको कवर करते हैं आज के दिन। तो इसी क्रम में सबसे पहला जो न्यूज है हमारा वो है लिफ्ट बैन ऑन इंटरनेट सर्विसेज विथ सेफगार्ड्स, मणिपुर हाई कोर्ट टेल्स स्टेट। मणिपुर हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है राज्य सरकार को कि आप जो है जो इंटरनेट पर आपने जो पाबंदी लगा दी है उसको आप हटाएं, सुरक्षा उपायों के साथ हटाएं कि इससे कोई समस्या ना क्रिएट हो। सब कुछ आप सुनिश्चित करके, सब कुछ आप सुचारू तरीके से करके आप इसको हटाएं, ठीक है। द प्रिकॉशंस एग्रीड टू बाय एन एक्सपर्ट पैनल इंक्लूड लिमिटिंग द स्पीड टू 10 Mbps। यहाँ पे 10 Mbps स्पीड कम करने की बात की गई है, सीमित करने की बात की गई है। सिक्योरिंग अंडरटेकिंग्स फ्रॉम इंटेंडेड यूजर्स दैट दे विल नॉट डू एनीथिंग इलीगल। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग्स मांगने की ही बात की गई है, एक तरह से आश्वासन उन यूजर्स से कि वो कुछ इलीगल पोस्ट नहीं करेंगे। एंड सब्जेक्टिंग यूजर्स टू फिजिकली मॉनिटरिंग बाय द अथॉरिटी ऑफिशियल्स कंसर्न्ड। तो सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आप सब कुछ सुनिश्चित करते हुए, कानून व्यवस्था सब कुछ बनाते हुए आप ये सुनिश्चित कीजिए कि इंटरनेट की बहाली हो जाए, ताकि आम जनों को जो समस्या हो रही है वो ना हो। मणिपुर उच्च न्यायालय ने द मणिपुर हाई कोर्ट, आप यहाँ लेफ्ट साइड से देख सकते हैं, द मणिपुर हाई कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द होम डिपार्टमेंट ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट टू लिफ्ट द बैन ऑन प्रोवाइडिंग द इंटरनेट थ्रू इंटरनेट लीज लाइन्स थ्रू आउट द स्टेट टू फैसिलिटेट लिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेट सर्विसेज फॉर द पब्लिक। तो यहाँ पर बात वही की गई है कि 7 जुलाई को, अभी यानी 7 जुलाई हो गया, ये आपका आज क्या संडे है तो फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे को इसने होम डिपार्टमेंट को आदेश दिया मणिपुर उच्च न्यायालय ने कि आप बैन जो है उस पर हटाइए और आप ना जो इंटरनेट लीज लाइन्स है, इंटरनेट लीज लाइन्स जो है उसके माध्यम से जो इंटरनेट है उस पर जो बैन है वो हटाइए। हाँ, भले ही आप स्पीड को सीमित कर दीजिए, ठीक है, और कुछ सुरक्षा उपाय आप सुनिश्चित कीजिए। सम ऑफ द सेफगार्ड्स एग्रीड टू बाय द एक्सपर्ट कमिटी। अब देखो इंटरनेट पहुंच जो बहाल करने के लिए विशेषज्ञ समिति जो है, एक्सपर्ट पैनल जो है, उसके द्वारा जो सहमत और राज्य सरकार द्वारा जो पेश किए गए लाए गए कुछ उपाय हैं उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो स्पीड को तो कम करने की बात ही है ही कि इंटरनेट की गति को 10 Mbps यानी 10 MB पर सेकेंड कर दिया जाए। दूसरी बात कि जो उपयोगकर्ता हैं उन सबसे एक अंडरटेकिंग लिया जाना, और एक जो प्राधिकारी हैं, अधिकारी जो हैं वो निगरानी करेंगे इसकी, ताकि सब कुछ सुचारू ढंग से चले, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं यहाँ पर कि जो इंटरनेट जो अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार के तहत आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट अधिकार से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आजकल इंटरनेट एक तरह से आवश्यकता बन गई है। आपको कुछ सामान मंगाने होते हैं, कुछ काम करने होते हैं, तो इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती ही है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं हम प्रो खालिस्तान प्रोटेस्ट आउटसाइड इंडियन हाई कमीशन, पासेज ऑफ विदाउट इंसिडेंट। अब देखो खालिस्तान समर्थक जो एक तरह से प्रोटेस्ट जो हुआ है, भारतीय एम्बेसी, इंडियन हाई कमीशन जो है विदेशों में, उनके बाहर 3-4 जगह हुए हैं, तो ये बिना किसी घटना के, है ना, किसी गलत दुर्घटना के आप कहो या कि बिना किसी समस्या के ये हो गया, डन हो गया, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल संपादकीय में हमने कवर भी किया था कि वहाँ जो अलगाववादी समर्थक जो संगठन है या लोग हैं, उन्होंने विरोध बुलाया था, ठीक है। ये विरोध प्रदर्शन जो है मेलबर्न हो गया, सैन फ्रांसिस्को हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात करो टोरंटो, दुनिया भर के कई शहरों में ये आयोजित किए गए थे ये प्रदर्शन। तो लेकिन ये बिना किसी घटना के, बिना किसी समस्या के ये हो गए। वैसे भारतीय उच्च आयोग ने काफ़ी तैयारी कर रखी थी,
शनिवार को बात करें तो लंदन में जो भारतीय उच्चायोग के बाहर खालिस्तान समर्थक विरोध प्रदर्शन हुए, ये अपेक्षाकृत कम रहे या बिना किसी घटना के, है ना, ये मतलब इसका लास्ट हो गया ये। और ये जो प्रदर्शन था इसकी अवधि लगभग 3 से 3.5 घंटे से कम थी। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बारिश में केवल कुछ ही लोग एकत्रित हुए। अगर द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुमान की बात करें तो इसमें करीब 35 से 40 लोग उपस्थित थे, ठीक है। और ठीक है ना, तो पहले से कम हुए हैं। यह जो विरोध प्रदर्शन जो 18 जून को हुआ था, उस समय जिस प्रकार से हुआ था प्रदर्शन में भीड़ जमी थी, तो उसके बाद से इसमें कमी आई है, ठीक है। तो एक तरह से भारत सरकार ने अपने विदेशी समकक्षों के साथ, विदेश मंत्रालय की बात करूं या अन्य पदाधिकारियों की बात करूं, यह मुद्दा उठाया था कि आप हमारे एम्बेसी की, हमारे उच्चायोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। भारत सरकार ने जिम्मेदारी उन देशों को दी थी, जिम्मेदारी बनती भी है अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत कि किसी देश का दूतावास जो किसी देश में होता है तो उस दूतावास की सुरक्षा करना उस देश का कर्तव्य होता है जहाँ वो स्थित होता है। जैसे मान लो भारत का दूतावास ब्रिटेन में है तो ब्रिटेन का यह दायित्व है कि उस दूतावास की सुरक्षा वो सुनिश्चित करे, और करना भी चाहिए। हम नेक्स्ट न्यूज लेते हैं अब। यूएस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन। जैसा कि आप सभी देखते हैं जलवायु परिवर्तन का असर यहाँ भी देख लो। जैसे कि अभी आपने देखा कि इस साल गर्मी अपेक्षाकृत कम देखी गई बीच में, है ना, स्टार्टिंग शुरुआती टाइम में, जो कि अनुमानित ऐसा था नहीं। बाद में हालांकि बारिश भी कम रही, जिस प्रकार से बारिश मानसून से पहले छिटपुट बारिश होती है वो नहीं देखने को मिली, ठीक है। अभी बारिश देखने को आपको मिल रही है फिलहाल वर्तमान में। इवन जो आम की फसल है, जो आम है, तो आम में उस प्रकार का टेस्ट नहीं आ पाया जैसा आना चाहिए, क्योंकि बारिश समय पर नहीं हो पाई। तो फसलें भी उससे प्रभावित हुई बारिश नहीं होने से। गर्मी काफ़ी देखी गई, लू की घटना देखी गई। जो क्लाइमेट चेंज है, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव है, या फिर जो ग्लेशियरों का पिघलना है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित कई सारी घटनाएं हैं। उस पर यूएस एंड चाइना शुड वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसे यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं जैनेट येलेन, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और चीन को जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करना चाहिए, और उन्होंने कहा कि एक क्लोजर कम्युनिकेशन होना चाहिए चीन और अमेरिका के बीच, ताकि जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, जो आर्थिक निर्णय, जो बड़ी नीतियां जो हैं, आर्थिक निर्णय जो लेते हैं हम, या फिर जो चुनौतियां हैं उससे निपटने में सहायता मिल सके। कोऑपरेशन जो है क्लाइमेट फाइनेंस पर, वो क्रिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों देशों की, है ना, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है दोनों देशों की क्लाइमेट फाइनेंस पर। तो एक तरह से सभी देश देख रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के प्रति सही उत्तर दें, हम ऐसे ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं जो एक तरह से प्रदूषण नहीं देते हैं या फिर ग्रीन हाउस गैस आदि उत्सर्जन नहीं करते हैं। लेकिन विकसित देश तो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो नवीकरणीय जो हैं, एक जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, वो क्या है, महंगे हैं। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत को तो विकसित देश आसानी से अपना सकते हैं, क्योंकि उनकी क्षमता तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन विकसित देश के तुलना में बात करें विकासशील देशों की, भारत जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कई सारे देश जो विकासशील हैं, उनके पास वो क्षमता नहीं है कि वो इतनी जल्दी मूव कर सकें अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर, क्योंकि ये खर्चे हैं, महंगे हैं। और जो विकसित दुनिया है वो तो काफ़ी हद तक इस पृथ्वी का उपभोग कर चुकी है। तो जिम्मेदारी बनती है उन देशों की, वो कंपनसेट करें विकासशील देशों को, है ना, कंपनसेट करें इसके लिए जितना वो लॉस कर चुके हैं पर्यावरण का। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस है, तो उस पर चर्चा आदि विचार की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। चलो, खासकर चीन और अमेरिका जो एक प्रकार से एक दूसरे के परस्पर प्रतिद्वंदी की भूमिका में देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस प्रकार से साथ आने की बात कही जा रही है, एक सही संकेत है, क्योंकि अमेरिका चीन तो बाकी मुद्दों पर साथ नहीं दिखते कभी, है ना। जैसे कि अब क्वाड है, देखो क्वाड में भारत शामिल है, क्वाड उसमें अमेरिका एक प्रमुख भागीदार है, 4 देश हैं क्वाड में, अमेरिका प्रमुख भागीदार है। लेकिन क्वाड को चीन क्या है, अपने विरोध के तौर पे मानता है, अपने विरोधी संगठन के रूप में मानता है। वहीं अमेरिका जो है वो शंघाई सहयोग संगठन को आदि को एक तरह से चुनौती के रूप में देखता है। वो नहीं चाहता कि भारत उसमें उतनी प्रमुखता से पार्टिसिपेट करे। भारत क्या है, दोनों जगह है, अमेरिका के साथ भी है, चीन के साथ भी भारत चाहता है बने रहना। लेकिन चीन की जो नीति है भारत के प्रति, वो अच्छी नहीं देखने को मिलती है। तो भारत ने भी प्रतिक्रिया दिखाई है समय समय पर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगले टॉपिक में देखते हैं हम।
अब देखो क्या आया, एविडेंस फॉर हाई एनुअल रेनफॉल 66 मिलियन एगो फाउंड। अब देखो 66 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, मतलब 66 को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। इतने साल पहले है ना काफ़ी बड़ी मात्रा में बारिश हुई थी, है ना, बहुत भारी वर्षा के सबूत मिले हैं, बड़ी वर्षा के साक्ष्य मिले हैं। A team of scientists from IIT खड़गपुर और एकेडमिया सिनिका ताइपई के जो वैज्ञानिक हैं, मतलब वैज्ञानिकों की टीम है, उसने ऐसे तथ्य पाए हैं, साक्ष्य पाए हैं कि काफ़ी भारी वर्षा हुई थी, ठीक है, वो खासकर जो कि उस समय हुई थी 66 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, काफ़ी पूर्व की बात है यहाँ पर। उन्होंने एक टेक्निक का प्रयोग किया, इसे बोलते हैं नैनो स्केल सेकेंडरी आयोन मास इसको होते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। इसका काम ये होता है, ये ऑक्सीजन के इस टेक्निक के तहत ऑक्सीजन के 3 आइसोटाइप्स का अध्ययन किया गया, ठीक है। और ऑक्सीजन 16, 17, 18 ये 3 आइसोटाइप है ऑक्सीजन के, इसका अध्ययन किया गया, ठीक है, इन फॉसिल ट्रीज ऑफ द क्रेटेशियस पीरियड एंड मेजर द आइसोटॉपिक कंपोजिशन ऑफ द लेक वाटर डिराइव्ड फ्रॉम रेनफॉल। और इसके माध्यम से, इसके मापन के माध्यम से उस समय वर्षा जो हुई थी ना, उसके जल का अनुमान, उसकी संरचना का अनुमान लगाया गया। तो एक तरह से वैज्ञानिकों की खोज लगातार चलती रहती है और इस प्रकार की खोज की चर्चा यहाँ पे की गई है, ठीक। तो अब यही आप इसे पढ़ें, इसे आज साइंस टेक का न्यूज है, ये साइंस से संबंधित है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं हम। व्हाई चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब देखो चीन क्या कर रहा है, ये चीन को लेकर एक दूसरा टॉपिक भी आ गया। चीन कच्चे माल के निर्यात को सीमित क्यों कर रहा है। देखो कच्चा माल जो है ना, रॉ मटेरियल्स, अब देखो कच्चा माल चीन बाहर बहुत भेजता है। चाहे भारत की बात करो, भारत में दवाएं काफ़ी बनती है, पैरासीटामोल हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, आप लोग तो इन दवाओं से अवगत होंगे ही। जरा सी बुखार लगती है, पैरासीटामोल आप ले लेते हो, लेकिन इन पैरासीटामोल के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है, ये कच्चा माल आता है चीन से, और चीन से आता है, और कई सारे रॉ मटेरियल्स चीन से आते हैं, चाहे भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें। अब वही चीन क्या कर रहा है, वही चीन अब इसको सीमित कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है देखो, विच आर द इंडस्ट्री लाइकली टू बी इम्पैक्टेड इफ सप्लाई ऑफ गैलियम एंड जर्मेनियम आर कंट्रोल्ड। अब देखो एक दो चीज है, ठीक है, दो चीज है, गैलियम और जर्मेनियम, इन दोनों का अगर सप्लाई नियंत्रित हो जाए, सीमित हो जाए, तो इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट आर द particularities of the restriction being imposed? Is it a response to western sanctions? How will India be affected? और ये निर्यात जो सीमित किए जा रहे हैं चीन की ओर से, तो या क्या यह पश्चिमी प्रतिबंधों का परिणाम है, या भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भारत पर भी तो प्रभाव के दृष्टिकोण से हमें देखना है, हमें दुनिया को देखनी है, लेकिन पहले भारत को देखनी है। द स्टोरी सो फार, अभी तक कहानी की बात करें, जो देखा गया है कि अब देखो कंट्री जो है ना रिटेलिएटरी मूड अपनाते हैं, प्रतिक्रियात्मक, ठीक है। अब देखो 3 जुलाई को देखो चिप युद्ध में देश के प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, चीन के प्रतिशोधात्मक कदम के रूप में, प्रतिक्रियात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है कि चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने, कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है चीन की, उसने घोषणा की कि वह गैलियम और जर्मेनियम से संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। उसने कहा ऐसा क्यों कर रहा है, चीन ने कहा कि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करना चाहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट की हम रक्षा करना चाहते हैं। अब इसके कारण क्या हो गया, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई। कच्चे माल अगर मान लो कम हो जाएंगे, सप्लाई डिमांड का नियम पढ़ा है ना, मांग आपूर्ति का जो होता है, डिमांड सप्लाई का, कि सामान कम हो जाएंगे, आपूर्ति कम तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ जाएगी। वही हुआ, अब ये जो कच्चे माल हैं कम हो गए तो कीमतें बढ़ोतरी हो गई, और कंपनियां जो हैं, ये एक तरह से कंपनियों जो फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगी उन्हें भी परेशान होना पड़ेगा, कंपनियों को भी इसके दाम में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी फाइनल प्रोडक्ट की। कच्चा माल ही महंगा मिलेगा तो फाइनल जो तैयार फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलेगा वो तो महंगा मिलेगा ही, ठीक है। तो वही बात है कि अब उसने चीन के मंत्रालय ने, जो वाणिज्य मंत्रालय, उसने आदेश दिया कि भाई इसके लिए निर्यात ऑपरेटरों को अब एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसको फिर लाइसेंस के बाद फिर निर्यात अनुबंध की मूल प्रति भी देनी पड़ेगी,
अब बिना अनुमति के निर्यात करना इसका उल्लंघन माना जाएगा, मतलब बिना परमिशन के इस प्रोडक्ट का दोनों जो बताया भी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, दोनों जो रॉ मटेरियल्स हैं इसका जो निर्यात है ये उल्लंघन होगा, प्रशासनिक दंड लगेगा इस पर, है ना। निर्यातक को एक तरह से आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा और अपराधी माना जाएगा यह, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि बिल्कुल सरकार इसके निर्यात पर सीमा लगाने की पूरी तैयारी में है और वो कर रही है, तो इसके प्रभाव पड़ेंगे। तो आप इसे पढ़ें, इसे समझें, है ना। गैलियम और जर्मेनियम भारत पर ही प्रभाव पड़ेंगे, और कोई शंका, कोई दुविधा होती है तो अवश्य हमारे साथ साझा करें। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।